हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, जो न्यू व्यूवर है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बच्चे शुरू से अंत तक रहोगे वही वीडियो को वॉच करो बढ़िया से। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। और जो बच्चे शुरू से लेकर अंत तक रहोगे हर वीडियो में, मैं गारंटी लेता हूं अंत में जो क्वेश्चन देता हूं आपसे 100% बनेगा, एक भी परसेंट नहीं छूटेगा। नहीं है विश्वास, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, देखो बहुत सारे बच्चे का कमेंट है और बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, इसलिए आप भी बनाओ कॉन्शियस होकर के बनाओ। यदि देखते हो तो क्वेश्चन का आंसर बनाओ। ठीक है, तब हमको पता चलेगा कौन बच्चे कितना ज्यादा कॉन्शियस है। ठीक है, चलो एनीवे, हम इससे पहले आप लोग को 2 लेक्चर दे चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जिसमें पहला आपको मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर में चल रहे पहला लेक्चर का शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है, पहला आपको बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स किसको बोलते हैं, उसमें था वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद था वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, 3 प्रकार बताए। कौन कौन बताए हुए थे? तीव्र, या उसी का दूसरा नाम था तात्क्षणिक, या उसका तीसरा नाम था तत्कालिक अभिक्रिया, जिसमें बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, टाइम का कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा आपको बताया था बहुत स्लो रिएक्शन, एक्सट्रीमली स्लो, यानी इतना उसका स्लो रिएक्शन होगा, इतना मंद रिएक्शन होगा कि उसमें में टाइम कितना लगेगा, कहना मुश्किल, साल, वर्षों, कई सालों लग सकता है। तीसरा आपको मंद रिएक्शन बताया, स्लो रिएक्शन बताए थे। उसमें क्या होता है कि समय लगेगा और टाइमिंग का पता चलेगा, रिएक्शन भी कंप्लीट होगा। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में हम स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके टाइम का कैलकुलेट हम कर सकते हैं। लेक्चर 1 में ही आपको बताया था अभिक्रिया का वेग या दर उसको बोलते हैं। तो अभिक्रिया का वेग या दर में क्या होता है, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आटा और रोटी का एग्जांपल लेकर के आपको लेक्चर 1 बताया है। इस वीडियो के नीचे केमिकल काइनेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाओ, पहला लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा, उसका ग्राफ भी समझ में आ जाएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। जो बच्चे नहीं वॉच किए जाकर के वॉच करो, 100% गारंटी लेते बनेगा। ठीक है, चलो दूसरा लेक्चर जो डाले थे ना, वह था वेग के प्रकार का दूसरा टाइप। अभिक्रिया का वेग 2 प्रकार का था, एक औसत अभिक्रिया का वेग, दूसरा होता तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। तो औसत अभिक्रिया का वेग लेक्चर 1 में है और तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग लेक्चर 2 में है, और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं। तो जो बच्चे अभी तक लेक्चर 1, 2 देख लिए हो उसको कहीं आगे परेशानी नहीं होगा। ठीक है, जो नहीं देखो जाकर के फटाफट से वॉच करो, और जो न्यू बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार बोलता हूं, हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, और समय समय पे टेस्ट आपको फाइट करवा रहे हैं। चलो, तो आज आप लोगों को लेक्चर 3 में हम यूनिट 4 का केमिकल काइनेटिक्स के लिए लेकर टॉपिक आया अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर फॉर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अभिक्रिया के वेग को कौन कौन सा ऐसा कारक है जो बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, दोनों काम करेगा। तो दोनों के बारे में एक एक पॉइंट करके बताऊंगा, आप कॉन्शियस होकर के देखो। ठीक है, और वीडियो को हिट जरूर करो, लाइक जरूर करो, कमेंट समथिंग जरूर करो। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट। पहला इसमें है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला इसमें कंसंट्रेशन देखो, अब इसको समझाते हैं कंसंट्रेशन कैसे होगा। कंसंट्रेशन यहां सांद्रता जो लेंगे मोल पर लीटर में लेंगे, चलो मोल पर लीटर में लेंगे। ठीक है, यानी 1 लीटर में यहां डिनोट करेंगे, 1 लीटर के लिए लेंगे। अब देखो मैं वर्बली बता देता हूं, यदि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है तो वेग भी बढ़ जाता है। अभिक्रिया में सुन लो, अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है तो वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि किसी भी क्रिया में अभिकारक की सांद्रता जो होता है वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, चलो लिखो, वेग के समानुपाती क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगा। इसको अभी समझाएंगे, कई सारे एग्जांपल लेके समझाएंगे। अभिक्रिया का वेग जो होगा अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होगा। यदि वेग बढ़ेगा तो सांद्रता भी बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। चलो हम इसको एग्जांपल लेकर के तुम लोग को क्लियर करते हैं। सपोज दैट हम मान लेते हैं ये हमारा ए अभिकारक है, ठीक है, और वो साइड क्या बनेगा, बी प्रोडक्ट बनेगा। कुछ टाइम लेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, इसको याद रखना। चलो मान लेते हैं अभी ये 1 लीटर में ही हमेशा कैलकुलेट करना है, हमेशा 1 लीटर में ही कैलकुलेट करना। देखो
यदि 1 मोल होगा, ठीक है, 1 मोल होगा, तो वो साइड जब टाइम बीतेगा तो 1 मोल जाएगा ना। 1 मोल इस साइड था, 1 मोल उस साइड चला गया, तो इस साइड 0 मोल बच गया होगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहां 1 मोल कंसंट्रेशन था, तो इस साइड 1 मोल बना। हम मोल को बढ़ाते हैं, 2 मोल कर देते हैं, लेकिन ये 1 ही लीटर में करेंगे। संग्रहण बढ़ेगा तभी जब मोल की संख्या को हम बढ़ाएंगे। 2 मोल कर दिए, ठीक है। टाइम जैसे बीतेगा ये 2 मोल का 2 मोल उत्पाद बन गया, तो ये साइड 0 मोल बच गया होगा। देखो 1 मोल था, 1 मोल बना, यहां 0 बचा, टाइम कुछ लगा होगा, ठीक है, लेकिन 1 ही लीटर में, 1 ही लीटर में याद रखना। फिर देखो 2 मोल हम लिए 1 लीटर में, तो वो साइड 2 मोल बन गया, ठीक है। 2 मोल उस साइड चला गया, तो इस साइड 0 मोल बच गया। अब हम और कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, 3 मोल ले लेते हैं। टाइम जब बीतेगा तो तीनों मोल उत्पाद बन जाएगा, तीनों मोल उत्पाद बन जाएगा चेंज होके, तो ये साइड 0 मोल बच गया, ठीक है। अब तुम लोग बोलो, हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, 4 मोल बढ़ा के कर दिए, टाइम बीतेगा तो उत्पाद चारों का 4 मोल निकल जाएगा, यहां पर 0 मोल बचा। टाइम जैसे बीतता जा रहा है ना, तो ये अभिकारक से उत्पाद की ओर जा रहा, अभिकारक से उत्पाद की ओर जा रहा, तो अभिकारक तो 0 हो जा रहा। लेकिन कंसंट्रेशन यदि बढ़ा रहे, 1 था तो देखिए उस साइड 1 गया, 2 था इस साइड, तो उत्पाद की ओर 2 चला गया। अभिकारक में देखते 3 कंसंट्रेशन लिए, तो वो साइड 3 मोल चला गया, ये साइड 4 मोल लिए, तो वो साइड 4 मोल चला गया। हमारे कहने का मतलब डायरेक्ट है कि 1 का जितना वेग होगा उससे ज्यादा 2 का होगा, उससे ज्यादा 3 का होगा, उससे ज्यादा 4 का होगा। सांद्रता बढ़ाए तो वेग बढ़ गया, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर तुम लिखोगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो समानुपाती होगा क्या चीज, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। ये तुम्हारा पहला पॉइंट है, इसके आधार पर तुम हमेशा चलना, कहीं परेशानी नहीं होगा। ये सारे एग्जांपल समझ गए होंगे, ठीक है। चलो दूसरा देखो, दूसरा है आपका पृष्ठ, सरफेस। चलो इसको तो बहुत ही इजी वे में आप लोग सभी बच्चे जानते हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पहले बोल दूं फॉर्मली, उसके बाद इसका एग्जांपल लूंगा। देखो जब सरफेस बढ़ाते हैं ना, ठोस अभिकारक का हम पृष्ठ यदि बढ़ाते हैं तो याद रखेंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता इसीलिए है कि वो अभिकारक से उत्पाद की ओर फटाफट जाना स्टार्ट करता है, तो पृष्ठ में वृद्धि के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अब देखो इसको एग्जांपल के द्वारा क्लियर करते हैं। सपोज दैट आपको 100 ग्राम पानी एक गिलास में दे दिया गया, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, 100 ग्राम पानी आपको एक कटोरा में दे दिया गया, 100 ग्राम ही पानी, और 100 ग्राम पानी आपको एक थाली में दे दिया गया। चलिए देखिए, और 100 ग्राम पानी आपको बोल दिया गया एक फर्श पर, आप क्या कीजिए उसको फेंक दीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्रिया है जिसमें पानी तुरंत वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो ये आपका ग्लास है, चलो देख लो, ये आपका ग्लास है, ये क्या आपका, ये आपका कटोरा है, ये आपका थाली है, ठीक है, ये आपका फर्श है। चलो हम 100 ग्राम सब में पानी लिए हैं, तो देखते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है ना, किसके अपेक्षा, थाली के अपेक्षा। तो फर्श पर जो 100 ग्राम पानी था फेंका हुआ, काफी स्पीड से वाष्प बन के उड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इससे छोटा क्षेत्रफल इसका है। अब देखो फर्श से ज्यादा छोटा क्षेत्रफल थाली का है, तो अभी सिचुएशन में क्या होगा कि थाली का वाष्प बनने का दर जो होगा फर्श से कम होगा, यानी कि पहले फर्श वाला टोटल वाष्प बन के उड़ जाएगा, उसके बाद जाके थाली वाला उड़ेगा, इसके क्षेत्रफल से कम कटोरा का होगा, तो कटोरा का वाष्प थाली से कम बनेगा, और इससे भी कम होगा ग्लास का मुंह, देख लो ना छोटा है, इसका मतलब इसका जो ऊपर का फेस होगा, ऊपर में जो पानी होगा, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा, इसलिए इसका वाष्प सबसे कम बनेगा। तो याद रखेंगे जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। नहीं देखो कितना इजी तरीके से लेके चल रहे हैं। तीसरा देखो तुम लोगों का, तीसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारक की प्रकृति। देखो ये भी आपका काफी इजी है, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति।
वर्बली देखिए, अभिकारक की जो प्रकृति होती है ना, वो डिपेंड करता है क्या चीज, अणुओं के मध्य जो रासायनिक बंधन होता है उस पर डिपेंड करता है। मान लो ये PQ है, ये AB है, ये XY, ये तीन यौगिक हम माने यहाँ पे, AB, PQ और XY, ठीक है, तीनों माने हैं। अब तीनों के बीच हम बॉन्ड को दर्शाते हैं, ठीक है, तीनों के बीच हम रासायनिक बॉन्ड को दर्शाते हैं। ये मान लो हमारा, ठीक है, 0.2 है और ये 0.1 है, ये 0.3 है, मान लेते हैं ये तीनों है। तो आपको बताना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होगा, 0.3 में, ये स्ट्रॉन्ग रासायनिक बंधन को दर्शा रहा, और सबसे कम 0.1 स्ट्रॉन्ग, ये सबसे कम बल को दर्शा रहा, यानी PQ के बीच जो रासायनिक बंधन होगा ना 0.1 यानी कमजोर है। अब XY के बीच जो रासायनिक बंधन होगा 0.3 इसका वैल्यू है, तो ये ज्यादा होगा, लेकिन PQ देखते हैं ये दोनों के बीच मारा। तो आपको बताना कि आपको यदि तोड़ने के लिए देंगे किसी चीज को, तो आप बताओ स्ट्रॉन्ग को तोड़ोगे या वीक को तोड़ोगे। तो डायरेक्ट आप बोलोगे कि जिसके अणुओं के मध्य रासायनिक बंधन कमजोर होगा उसको आप तोड़ सकते हो, यानी वो कम एनर्जी में टूट जाएगी। तो इसका मतलब PQ के बीच जो कम रासायनिक बंधन का मान है ये टूट जाएगा आराम से। तो PQ फटक से क्या होगा, उत्पाद की ओर चला जाएगा, PQ तुरंत उत्पाद की ओर जाएगा, क्योंकि इसका बंधन क्या है, इसका बंधन कमजोर है, और जो बंधन कमजोर होता है वो तुरंत उत्पाद की ओर चला जाता है, याद रखना। और जिसका बंधन का मान, बंधन रासायनिक बंधन का मान ज्यादा होता है उसको टूटने में थोड़ा टाइम लगता है, टूटने में टाइम लगेगा तो उत्पाद की ओर थोड़ा लेट जाएगा। इसका मतलब ये जो होगा, ये बंधन क्या होगा, मजबूत होगा। जो बंधन मजबूत होगा, याद रखेंगे, उसका वेग क्या होगा, उसका वेग कम होगा, क्योंकि वो थोड़ा लेट टूटेगा। अब बीच में लगता खैर कोई बातें नहीं, यहाँ कम ज्यादा आपको दर्शाना। तो अब देखो अभिकारक की प्रकृति कैसा होगा, यदि अभिकारक के अणुओं के मध्य क्या होगा, रासायनिक बंधन का मान ज्यादा होगा या कोई मजबूत होगा, तो उत्पाद लेट से बनेगा, तो उसका अभिक्रिया का वेग स्लो होगा या कम होगा। दूसरा क्या है, जो अणुओं के मध्य रासायनिक बंधन का मान कम होगा या कमजोर होगा, उसका उत्पाद तुरंत बनेगा, तो उसका वेग ज्यादा होगा। ठीक है, याद रहेगा, देख लो यहां लिख दिए। ठीक है, PQ के बीच हम एग्जांपल ले लिए 0.1 है और XY के बीच 0.3 है, ये कम है तो उत्पाद होगा ज्यादा स्पीड से बनेगा, जो कि इसका बंधन कमजोर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0.3 बंधन क्या मजबूत है, तो वेग इसका क्या होगा, कम होगा, चूंकि उत्पाद क्या होगा, कम बनेगा। समझ में आ गया? चलो, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया। चौथा पॉइंट जरा सा देख लो, और ये पूरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं VVI लिख दिया हूं। चौथा जो इसका है ताप, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दिया हूं। ठीक है, इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, और यह एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो टेम्परेचर सब चीज के लिए जरूरत होता है। अब चलो, अभिक्रिया का वेग जो है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि उसके अणु क्या करते हैं, ऊर्जा को लेता है। टेम्परेचर जैसे देंगे ऊर्जा को लेगा तो वो टूटना स्टार्ट करेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा टूटेगा, तो उत्पाद की ओर फटाफट जाएगा। ऐसे कहां, बी की ओर फटाफट से टूटना स्टार्ट कर देगा। लेकिन कंडीशन है, याद रखना, एक निश्चित सीमा तक, उसके बाद ये नहीं जाएगा। तो कहां निश्चित सीमा है, यदि इसके टेम्परेचर को 25 डिग्री सी से 35 डिग्री सी तक बढ़ाया जाए, याद रखना ये फिक्स वैल्यू है, 25 डिग्री सी से 35 डिग्री सी तक बढ़ाया जाए तो वेग दोगुनी हो जाती है। देखो, ये बहुत ही मार्केबल पॉइंट है, पूछा जाता है ये दोगुनी कैसे होता है, तो आपको बताना 25 डिग्री सी से 35 डिग्री जाएगा तो वेग दोगुनी हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस देखो, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 10 डिग्री सी वृद्धि करने पर क्या चीज, वेग दोगुनी हो जाती है, वेग दोगुनी हो जाती है। क्लियर हो गया? देखो कुछ नहीं है, अब टेम्परेचर कहां से कहां तक बढ़ रहा, 25 से 35 बढ़ रहा, तो दोनों के बीच तो 10 डिग्री सी का चेंज हुआ है, तो इसलिए 10 डिग्री सी बढ़ाओगे तो वेग दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, और 25 डिग्री सी 35 डिग्री सी के टेम्परेचर के रेशियो को, अनुपात को तापांक या ताप गुणांक
या ताप स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, तीन नाम है इसका, तापांक या ताप गुणक या ताप स्थिरांक बराबर किसका किसका रेशियो, टेम्परेचर 35 डिग्री सी बटे टेम्परेचर 25 डिग्री सी। यदि ये लेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, लगभग 2 या क्या चीज 3 के बराबर होगा। ठीक है, क्यों लिखे हैं वीवीआई, देखो टेम्परेचर यहां पर बढ़ाएगा तभी क्रिया का वेग बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिटेशन तक। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ता है तो ये काफी स्पीड से गति करना स्टार्ट करता है। जब गति करना स्टार्ट करता है तो ये आपस में टूटने लगता है। जब टूटता है तो ये अभिकारक से उत्पाद की ओर बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी क्रिया का वेग बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि 25 डिग्री सी से 35 डिग्री सी तक बढ़ाते हैं तो वेग दुगुनी हो जाती है। अब ये दोनों में कितना का टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, 10 डिग्री सी, तो आपने बढ़ाया 10 डिग्री सी तो वेग कितना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ, थ्योरिकल है। देखो अब ये दोनों के ताप का जो अनुपात होता है उसको ताप गुणक, ताप स्थिरांक ये सब बोलते हैं। तो तापांक बराबर T 35 डिग्री सी बटे T 25 डिग्री सी बराबर 2 या 3 होगा। ठीक है, चलो अब इसमें आपको हम पांचवा पॉइंट क्लियर कर दे। ठीक है, चलो पांचवा पॉइंट हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट इसका उत्प्रेरक है, कैटेलाइज्ड उत्प्रेरक है। देखो अब देखो उत्प्रेरक क्या करती है, दोनों काम करती है। किसी भी अभिक्रिया के वेग को घटाती भी है बढ़ाती भी है। डिपेंड हमको ये करना है, डिपेंड रिएक्शन पर करता है, बढ़ाना है या घटाना है। कभी कभी उत्प्रेरक पर भी डिपेंड करता है। तो देख लो उत्प्रेरक यहां 2 टाइप से होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। देखो नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। यदि आप धनात्मक उत्प्रेरक लेते हो, ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या चीज बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ता है इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और दूसरा देखो क्या, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक नाम से ही स्पष्ट है, जैसे ऋणात्मक उत्प्रेरक डालेंगे क्या हो जाएगा, इसका वेग घट जाएगा, घट जाता है। चलो इसका वेग घट जाता है। अब ये दोनों को मैं क्लियर करूं क्यों घट जाता है। जब हम उत्प्रेरक धनात्मक लेते हैं तो अभिकारक का जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। अब देखो सक्रियण ऊर्जा किसको बोलते हैं ये भी समझ लो, जो अभिक्रिया कराने के लिए उत्तरदायी होती है, जो अभिक्रिया कराने के लिए उत्तरदायी होती है वैसे ऊर्जा को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी उसको एक्टिव करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है अभिकारक को, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जब धनात्मक उत्प्रेरक डालते हैं तो इसका अमाउंट कम हो जाता है, किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम होता है तो उत्पाद बनना स्टार्ट कर देता है ना। यानी कि एक्टिव ये कम करेगा तो उत्पाद बनना स्टार्ट करेगा, उत्पाद बनना जैसे स्टार्ट करेगा वेग बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या, जैसे ऋणात्मक उत्प्रेरक लोगे तो सक्रियण ऊर्जा का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाता है। देखो मार्केबल पॉइंट है, इसलिए हम यहां पर इसको तुमको डायग्राम के द्वारा क्लियर कर रहे हैं। जब ऋणात्मक उत्प्रेरक लेंगे तो ए का मान एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन ए फॉर एक्टिवेशन, ई फॉर एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का मान बढ़ता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी का मान बढ़ेगा तो याद रखेंगे उत्पाद बनने का दर घटता है। जब घटता है तो वेग भी तो घट जाएगा, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं। इसमें एक और पॉइंट आता है, 6th पॉइंट देखेंगे, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था, इसमें एक ही अवस्था लेना है, सॉलिड, ठोस। अब ठोस मान लो हम एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, इसको वाष्प बनने में कितना टाइम लगेगा, मान लो 10 सेकेंड लगेगा, सपोज दैट 10 सेकेंड लगेगा। अब हम इस बर्फ को क्या किया, मान लेते हैं ये 20 ग्राम का बर्फ भी था तो 10 सेकेंड लगा। इस 20 ग्राम को हम क्या किए, 2 टुकड़ा में बांट दिए 10-10 ग्राम में, तो एक को 5 सेकेंड लगा होगा, नहीं 5 सेकेंड में दोनों उड़ गया होगा। अब क्या करते हैं, 20 टुकड़ा में इसको डिवाइड कर देते, छोटा छोटा टुकड़ा में, 20 छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर दिए। जैसे 20 छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर दिए तो 1 सेकेंड में ही इसका कहानी खत्म हो गया। देखो एक टुकड़ा 20 ग्राम का था, इसको 10 सेकेंड लगा। अभी 20 ग्राम टुकड़े को हमने 10-10 ग्राम में 2 टुकड़ा कर दिया, एक उड़ने में 5 सेकेंड लगा होगा, तो 5 सेकेंड में तो दोनों उड़ गया होगा ना, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब इसको हम 20 ग्राम को
10 या 20 टुकड़ा बांट देते, मान लो 20 टुकड़ा बांट दिए तो 0.5 सेकंड लगा होगा एक उड़ने में, तो 0.5 सेकंड में सब उड़ गया होगा। तो स्पष्ट है जब ठोस का हम सूक्ष्म विभाजन करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में बांटते हैं, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये टकराने की जो संख्या है, देख रहे हैं ना, यहाँ एक वो टकराएगा, है ना, यहाँ पर 2 टकरा रहा है, यहाँ आपस में 20 वो टकरा रहा है। तो टकराने की जैसी संख्या बढ़ेगी, याद रखिएगा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो सबको पता चल गया, इसका हम पीडीएफ भेजेंगे, फटाफट से नोट कर लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, टेम्परेचर में क्लियर कर दिए। चलो आगे आप लोगों का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये वाला खत्म हो गया, ओके। चलो स्टार्ट कर लो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके लास्ट में जो क्वेश्चन देंगे जरूर बनाओ, ओके। तो प्यारे बच्चों, इससे पिछले टॉपिक का हमने सारा डिस्कशन क्लियर कर लिया, ठीक है। इसका पीडीएफ भेजेंगे, आप उसको नोट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का एक फेयर कॉपी तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आपको उसके आधार पर जो क्वेश्चन देंगे ऑनेस्टली बनाना, सारे बच्चे, ठीक है। चलो लगातार अभी आप लोग हो, इसका मतलब आप देख रहे हो तो समझोगे। अब देखो क्या है, ये कई सारे टाइप से पूछा जाता है, इसलिए यहां देखिए लिखा होगा क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबका मीनिंग सेक ही होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको बेग के स्थान पे दर होगा, तो स्टार्ट में ही बोल दिया, बट दर या बेग का मतलब सेम होता है रेट। अब कहीं के आपको देगा बेग व्यंजक किसको बोलेंगे, कहीं पे कहेगा बेग नियम क्या है, कहीं पे आपको कहेगा बेग स्थिरांक क्या है, सबका मीनिंग सेक ही होगा। चलो देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता का गुणनफल वेग के समानुपाती होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है A प्लस बी, आफ्टर सम टाइम्स वी हैव गेट C प्लस D। ये अभिकारक है, ठीक है, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और वो साइड प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया, राइट ना। चलो अब क्या है, वेग या दर व्यंजक किसको बोलेंगे, ये दर नियम क्या है, या वेग स्थिरांक किसको बोलेंगे, ये सारा चीज इतना नहीं आ जाएगा। अब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, वेग नियम के बारे में बता रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, देखो यहां पर क्या लिखा है, अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। चलो समानुपाती होता है, देखो यहां पर वो क्लियर कर दिया तुमको, इसको हम वेग नियम के अनुसार बोलेंगे, या वेग नियम इसको हम बोलेंगे। अब यहां पर अभिकारक क्या है, ए और बी है, ए का अमाउंट बी, ए का अमाउंट ए, बी का अमाउंट बी, सी का अमाउंट सी, डी का अमाउंट डी, मान लेते हैं ऐसा सबका अमाउंट दिया गया। अब यहां पर वेग नियम के अनुसार क्या कहता है कि वेग, अभिक्रिया का वेग जो होगा, ओके, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा क्या चीज, अभिकारक की सांद्रता का क्या चीज, गुणनफल। चलो गुणनफल ये क्या होगा, है ना, समानुपाती होगा। चलो लिखो, तो ये रेट आर समानुपाती क्या होगा, जरा सा बोलो, तो कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी, कैसा लिख सकते हैं, नहीं। अब देखो जब हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो उसके साथ सांद्रता घातांक के रूप में होता है, घातांक के रूप में होता है, इसको याद रखना। यानी कि सांद्रता इसीलिए होगा, इस पर कुछ न कुछ पावर होगा। मान लेते हैं ये पावर हमारा m है और ये पावर हमारा n है, मान लेते हैं सर, ठीक है। अब समानुपाती को हटाने के लिए आप किस चीज का यूज करोगे, बोलो, एक स्थिरांक का, r बराबर k इंटू सांद्रता a के पावर m इंटू सांद्रता b के पावर क्या चीज n, किए कि नहीं किए। अब देखो यहां पर आप एक चीज और पढ़े हो, r बराबर क्या चीज, dc बाई dt पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो, एकदम पढ़े हो। इसको आप और भी कुछ लिख सकते हो क्या, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, लिमिट t टेंस टू 0, आप पढ़े हो ऐसा, ठीक है। बैक वाले क्लास में देख लो, वीडियो में देख लो, समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 2 में ये बता चुके हैं। अब देख लो यहां पर समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है, दोनों तो सेम टू सेम चीज है। यदि कंपैरिजन करते हैं तो r बराबर dc बाई dt
इज इक्वल टू के इंटू क्या चीज, कंसंट्रेशन ए टू द पावर एम इंटू कंसंट्रेशन बी टू द पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहां के एक स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहा जाता है, जिसे वेग स्थिरांक कहा जाता है। कहां भारी है बताओ तुम लोग, वेग स्थिरांक कहा जाता है। पहला तो ये वेग नियम के अनुसार हो गया, दूसरा ये क्या हो गया, वेग स्थिरांक हो गया, ठीक है। आप देखो इसे हम लिखते हैं, यह एक अवकलन समीकरण है जिसे वेग या दर व्यंजक कहा जाता है, दर व्यंजक कहा जाता है। का एकदम इजी है। देखो जहां डी लग गया ना वो तो डिफरेंशिएशन वो आया हुआ, सबको पता है डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन, ठीक है। चलो तो सारा चीज समझ में आ गया होगा सभी बच्चे को। देखो वेग नियम के अनुसार हमने इसको लिखा, इसी लाइन से देखो ये हमने लिखा, ठीक है। अब जब भी कंसंट्रेशन होगा तो वो घातांक के रूप में आएगा, याद रखना वेग नियम के अनुसार बिना घातांक के हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए घातांक हम यहाँ पर m मान लिए, यहाँ पर m मान लिए। अब ये समानुपाती को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज किए हैं, और समानुपाती को हटाने के लिए जिस कांस्टेंट का यूज किए हैं, है ना, ये क्या स्थिरांक है जिससे वेग स्थिरांक कहा जाता है, वेग के लिए, इसलिए इसको वेग स्थिरांक बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट है, आप औसत अभिक्रिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताया r बराबर dc by dt, है ना, r बराबर k इंटू ए टू द पावर m इंटू कंसंट्रेशन b टू द पावर n। तो ये दोनों r के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होगा आपस में भी, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं तो इस तरह का ये एक्सप्रेशन निकलता है, एक व्यंजक निकलता है जिसको आप क्या बोलते हो, वेग या दर व्यंजक बोलते हो। अब देखो इसमें वेग स्थिरांक का मात्रक, ये इंपॉर्टेंट है, वेग स्थिरांक का मात्रक इंपॉर्टेंट है। अब देखो वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं, बहुत साधारण सा इसका फॉर्मूला होता है, सांद्रता टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड होता है, सांद्रता टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड होता है, वेयर जहां n बराबर कोटि, n बराबर कोटि, इसको क्लियर करेंगे n कोटि क्या है, n बराबर कोटि, ठीक है। अब यहां पर वेग स्थिरांक के लिए कुछ हम पॉइंट को बताते हैं जिसको याद रखिएगा, ठीक है। यदि वेग अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का समानुपाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सभी ताप पर K का मान स्थिर होता है, सभी ताप पर K का मान स्थिर होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा, इसका मात्रक अभिकारक की प्रकृति एवं कोटि पर निर्भर करता है, ठीक है। चलो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर देखो कोटि है, ये तीनों पॉइंट को तुम याद रखना, ठीक है। बाद में पीडीएफ भेजेंगे, ओके, उसको नोट कर लोगे, पीडीएफ में ये सारा चीज दिया हुआ है, सारा लैंग्वेज दिया गया, सारा थ्योरी दिया गया। एक बार इसको रीड करते हैं, अच्छे से समझ लो। वेग नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया के वेग को हम लोग R बोलते हैं, तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल। तो हम अभिक्रिया मान लेते हैं A प्लस बी, कुछ देर के बाद C प्लस डी बढ़ गया, तो ये अभिकारक है ना, अभिकारक। तो अभिकारक में देखते हैं A और B है, दोनों की सांद्रता मतलब बड़ी ब्रैकेट लेंगे और गुना के रूप में लिखेंगे, तो ये समानुपाती होगा वेग का, R का। इसको हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का यूज किया K का, और जब भी सांद्रता होगा तो पावर मानना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी ले सकते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं पावर m है, ये पावर n है, इसके बारे में भी क्लियर करेंगे, ठीक है। और आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग बताया r बराबर dc by dt,
या इसको डेल्टा सी बाय डेल्टा टी बोलेंगे। कंसंट्रेशन में चेंजिंग और टाइम जो लगेगा, तो टी टेंस टू 0 लिमिट ले लेंगे। अब देखो यहां पर नेक्स्ट, यहां पर हम ये दोनों का कंपैरिजन करते तो आर के इक्वल होता है डीसी बाय डीटी बराबर के इंटू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन लिख सकते हैं, ये आर बराबर ये सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर हमने एक के का यूज किया है, के का यूज किया है जिसको हम लोग वेग स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। यह एक अवकल समीकरण प्राप्त होता है। ये टोटल एक क्या है, जहां डी लग गया वो आपका याद रखेंगे एक अवकल मान होता है, या अवकल समीकरण प्राप्त हो गया जिसे वेग या दर व्यंजक, ये टोटल एक्सप्रेशन को हम व्यंजक बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, वेग स्थिरांक का मात्रक सांद्रता के पावर 1 माइनस एन, ये पर सेकेंड हो जाएगा। अब एन क्या है, इसको जरा सा सांद्रता के बारे में तो सब समझ रहा ना, मोल पर लीटर होता है, और ये जो 1 माइनस एन पर सेकेंड है, ये पर सेकेंड यानी पीछे में टाइम रहेगा, जहां एन बराबर कोटि। इसको क्लियर करेंगे। कुछ के के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, मुख्य बिंदु, के का मुख्य बिंदु क्या क्या है, जरा सा देखो। मुख्य बिंदु में यदि आर का मान बढ़ता है तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का समानुपाती है, इसलिए। चलो, सभी ताप पर के का मान स्थिर होता है अभिक्रिया के लिए, इसको याद रखेंगे, ठीक है, फिक्स होता है। इसका मात्रक अभिकारक की प्रकृति एवं कोटि पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया। अब यदि यहां पर क्लियर हो गया तो जरा सा इसको हम इस पॉइंट को क्लियर करें, तुम लोग कैसे निकालोगे। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसको क्लियर करते हैं। ओके, सो गाइस, सारे बच्चे स्मार्ट हो, यहां तक नोट कर लिया होगा। इसी में कहता है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, इसको मैं क्लियर करता हूं, 1 से 2 मिनट लगेगा, बाद में आप क्लियर कर लेना। देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या दर नियम में जो अभिकारक के सांद्रता का घात का योग होगा, सांद्रता के यहां पर लिख देते हैं, सांद्रता के घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। इसे प्रायः n से सूचित किया जाता है, इसे प्राय n से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका मान देखो, इसी में टोटल कर देते हैं, धनात्मक कोमा ऋणात्मक कोमा शून्य कोमा पूर्णांक कोमा भिन्नांक, यानी दशमलव के रूप में हो सकता है। चलो, हो सकता है, ये क्लियर हो गया। बस इतना याद रहेगा तुम लोगों को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर। देखो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा। अब एक रिएक्शन लिखते हैं हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वेग नियम के अनुसार हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो आर बराबर के इंटू सांद्रता ए इंटू सांद्रता बी। अब हमने कहा सिंपली इसका जरा सा आप लोग बताओ कोटि क्या होगा, तो कहोगे पता नहीं सर क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो आप इसको क्लियर किए नहीं हो। इसका पावर देखो, नहीं कुछ तो एक, इसका नहीं कुछ तो एक, दोनों का एक एक है। तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ सांद्रता के घातांकों के योगफल, यानी कि ये जो सांद्रता है इसका जो घात एक है, ये भी घात है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कोटि हो जाएगा। तो कोटि को n से सूचित करते, 1 + 1 = 2, कोटि इसकी 2 हो गई। चलो दूसरा देखो, r बराबर मानते k इंटू p टू द पावर 1/2 q टू द पावर 3/2। कहेगा इसका कोटि निकालो, सिंपली अब आप लोग फटाफट से निकाल सकते हो। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, कोटि हो जाएगा, क्या चाहिए, n जो होगा इसका जोड़ना आपको 1/2 + 3/2। यदि इसको फाइनली करते हैं तो ये 2 आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा देख लो, यदि आपको दे देगा r बराबर a के पावर कुछ नहीं 1 दे दिया, केवल a दे दिया, बहुत पूछेगा आपको इसकी ऑर्डर क्या होगी, कोटि क्या होगी, तो आपको होगी सिंपली सर इसका कोटि 1 होगा, ठीक है। आपको दे देगा r बराबर, ठीक है,
सांद्रता a के पावर 2, सांद्रता b के पावर 0। कहेगा इसमें a की कोटि क्या होगी? a की कोटि आप बोलोगे 2 होगा। कहेगा b की कोटि अलग अलग पूछेगा तो b की कोटि देखो पावर कितना 0 बोल दोगे, ठीक है। लेकिन अभी क्रिया की कोटि कहेगा तो दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़े कोटि 2 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। देखो बहुत ईजी है। अब देखो तुम लोगों को यहां पर हम समझाते हैं वेग इस तरह का मात्रक फॉर क्या चीज, किसके लिए? कोटि एक हो तो, कोटि एक हो तो k का मात्रक क्या होगा? जरा सा देखो k का मात्रक क्या होगा? क्या होगा? सांद्रता के पावर कितना? 1 - n पर सेकेंड। अब देखो कोटि कितना लिए? एक लिए, सॉरी कोटि यहां पहले 0 कर देते हैं, पहले 0 से स्टार्ट करो क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। 0 लेते हैं, नॉर्मली 0 लेंगे, ठीक है। 0 यदि लेते हैं तो क्या होगा? तो हो जाएगा आपका सांद्रता के पावर 1 - 0 पर सेकेंड। चलो सांद्रता का मात्रक होता मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, यह हो जाएगा पर सेकेंड। क्लियर हो गया यहां तक? यानी कोटि 0 हो तो k का मात्रक ये होगा। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा देखो पॉइंट क्या है, यदि कोटि प्रथम मतलब 1 हो तो बोलो वेग इस तरह का मात्रा होगा, फटाफट से तुम लोग निकाल सकते हो। तो k का मात्रक क्या होगा? जरा सा बोलो, बराबर क्या हो जाएगा? सांद्रता के पावर, तो सांद्रता का होता है मोल पर लीटर, सांद्रता के पावर 1 - n, तो 1 - 1 पर सेकेंड। क्योंकि n का वैल्यू यहां पर देखिए 1 हमने रख दिया है ना, 1 - n तो 1 - 1, आप बोलो 1 1 चला जाएगा 0, तो किसी भी चीज पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यदि कोटि, मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि कोटि प्रथम हो तो k का मात्रक पर सेकेंड होगा। कोटि प्रथम हो तो k का मात्रक क्या होगा? पर सेकेंड होगा। चलो अब दूसरा देखो, यदि कोटि द्वितीय हो, n = 2 हो तो k का मात्रक क्या होगा? बोलो सांद्रता के पावर मोल पर लीटर टू द पावर 1 - 2 पर सेकेंड। डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n के स्थान पर हमने यहां 2 कर दिया। चलो देखो घटाओ इसको, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर टू द पावर क्या चीज? 2 में 1 में 2 हो जाएगा -1 पर सेकेंड। चलो क्लियर करो अब इसको। ये देखो इस पर पावर प्लस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तब पर मोल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लीटर पर सेकेंड, किसके लिए? द्वितीय के लिए। सो गाइस ये क्लियर हो गया यहां तक? कहीं कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है। चलो ठीक है, नोट कर लिया। अब आप लोगों को हम एक क्वेश्चन देते हैं इसके आधार पर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन देंगे और आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलो इसको फटाफट से नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, तब जाकर के हम एक न्यूमेरिकल बताते हैं, बहुत ही शानदार। ओके चलो। सो गाइस आप यहां तक आज देखिए, क्या क्या देखे, जरा क्या क्या पढ़े आज, जरा सो उसके बारे में एक बार रिमेंबर कर देते हैं। आज आपने पढ़ा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, 6 कारक बताए। पहला सांद्रता था, दूसरा आपका पृष्ठ था, तीसरा आपका टेम्परेचर था, चौथा आपका उत्प्रेरक था, पांचवा उसका ठोस अवस्था था और छठा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये 6 आपको बताए। इसके बाद आपको वेग नियम बताया। वेग नियम में देखे थे सांद्रता के समानुपाती हुआ था। वेग नियम के बाद आपको बताया उसी में वेग स्थिरांक होता है जिसको k से सूचित किया था। तो वेग स्थिरांक का मात्रक सांद्रता के पावर 1 - n पर सेकेंड होता है। n कोटि है तो कोटि किसको बोलेंगे? सांद्रता को जोड़ने के जो बात आता है, नहीं? तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको एक रिएक्शन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, एक न्यूमेरिकल बन जाए, एक न्यूमेरिकल a और b अभिकारक में a प्रथम कोटि एवं b द्वितीय कोटि का है, ठीक है, द्वितीय कोटि का। ओके, यदि A की सांद्रता 2 गुनी कर
कर दी जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, सिंपल है। देखो ए और बी क्या है, अभिकारक है। ए कौन सा, प्रथम कोटि, बी कौन सा, द्वितीय कोटि। तो कोटि का मतलब क्या, वो जो पावर होगा वही इंडिकेट कर रहा है ना। तो इसमें वेग नियम के अनुसार R बराबर K इंटू सांद्रता A के पावर प्रथम एक, सांद्रता B के पावर क्या चीज, 2। क्लियर हो गया, यही करना था। अब इसमें ये तो पहला लाइन के लिए। दूसरा क्या कहता है, यदि A की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा देखो, दूसरा वेग हो जाएगा क्या प्रभाव, R2 बराबर K इंटू सांद्रता कितना गुना किया जा रहा, 2 गुना किया जा रहा है ना। तो 2 गुना किया जा रहा, तो यहां लिखेंगे क्या चीज, 2A। कोटि वही रहेगी 1, 2A कोटि कितनी रहेगी, 1 ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका, B के पावर 2। अब देखो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, ऐसा रिएक्शन आएगा। तो दोनों का रिएक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, R1 बाय R2 बराबर, उस साइड देखिए क्या हो जाएगा, K इंटू क्या चीज, A के पावर 1, B के पावर क्या चीज 2 बाई। अब देखिए 2 के पावर 1 का मतलब 2 होगा, इसको बाहर निकाल लीजिए। 2 इंटू K, A के पावर 1, B के पावर 2, ये कट 1 बाय 2। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। नहीं, अब देखिए ये साइड R2 क्या है, R2 आपका ये साइड क्या है, भागा में उस साइड जाके गुना में, तो R1 बराबर हो जाएगा R2 बाय 2, यानी वेग क्या हो जाएगा, वेग आधी होगी, वेग आधी होगी। ये प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये प्रभाव पड़ेगा। इसका दूसरा रिएक्शन आपको दिखाते हैं, इसका दूसरा रिएक्शन आपको दिखाते हैं। यदि Y अभिकारक प्रथम कोटि का है, ठीक है, यदि इसकी सांद्रता 3 गुनी की जाए तो कोटि द्वितीय हो जाती है, तो कोटि द्वितीय हो जाती है, तो कोटि द्वितीय हो जाती है। तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एकदम आपको हम पहले जैसा ही क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा सा उसमें शॉर्ट कर दिया, इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। कितना इजी, इसी के टाइप से वो है बना। क्या होगा, यहां पर Y अभिकारक प्रथम कोटि का है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू Y के पावर 1 होगा कि नहीं होगा। प्रथम कोटि है तो पावर 1 अभिकारक हमेशा ब्रैकेट में आएगा, एक ही अभिकारक केवल वह है, देखते हुए, ठीक है। चलो ये पहला लाइन के लिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा लाइन में क्या आएगा उसको जरा सा पढ़ो, यही तो करना इसमें। कहता है यदि इसकी सांद्रता मतलब किसकी, Y की सांद्रता कितनी गुनी, 3 गुनी, तो 3 गुनी कीजिए K इंटू 3Y, 3 गुनी कर दिए, 3 गुना कर दिए, 3 गुना करेंगे तो क्या कहता है, तो कोटि द्वितीय हो जाती है। कोटि कहां होता है, तो पावर में होता है, हमेशा याद रखना। तो ये पावर में 2 हो गया, ओके, पावर 2 हो गया। तो कहता है वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफी देखिए ये इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है। नंबर कितना है, चलो नंबर देखो, ये हमारा एक चीज इसमें मिस हो गया, यहां पे ऑर्डर सेम टू सेम होगा, ठीक है, ऑर्डर सेम टू सेम होगा, डिफरेंट वाला अलग बताएंगे, ओके। यदि अभिकारक Y द्वितीय कोटि का है तो पावर यहां क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि सांद्रता 3 गुनी की जाए तो कोटि द्वितीय हो जाती है, कोटि सेम टू सेम रहेगा, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो अब इसमें क्या है, इस टाइप का रिएक्शन यदि होगा तो सिंपली आपको रेशियो निकालना है। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस साइड जरा देखो, K इंटू Y स्क्वायर बाय क्या होगा, K इंटू, अब 3 का यदि स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और सांद्रता हो जाएगा Y का स्क्वायर, ये कैंसिल, 1/9, R1 बाय R2 बराबर 1 क्या चीज 9। अब जरा सा इधर से देखो, उस साइड चले जाओ तो क्या हो जाएगा, अब ये साइड ये आ जाएगा, वो साइड वो चला जाएगा, तो R1 इंटू 9 बराबर क्या चीज R2। तो R2 कितना गुना हो गया,
R2 R1 का 9 गुना हो गया, या तो ऐसे बोलोगे या ऐसे बोलोगे R1 जो है R2 का 1/9 गुना हो गया। तो यहां तक देखो दोनों एक जैसा सेम टू सेम है। इस टाइप का नाम निकल लेंगे, आप लोग बनाओगे, ठीक है। जितने भी बच्चे हो कॉन्शियस होकर के यहां तक क्लियर होकर बना लेना। इसके बाद जो अगला चैप्टर, इसके बाद जो आपको अगला टॉपिक बताएंगे, यही सबसे रिलेटेड भरमार रहेगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। जो बच्चे नहीं देखो फटाफट से वॉच करो, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एनसीईआरटी का आपको हम सवाल देने वाले हैं, आज आपको बनाना इसी के आधार पर है, ठीक है। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखें और जो पीडीएफ भेजते हैं उसको पढ़ें, लिखें। मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में कल, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।